हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का क्विक रिवीजन वन शॉट, यानी सिंगल वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, वो भी प्योर NCERT से। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस लाइन से, किस वर्ड से, किस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आ चुका है किस ईयर में, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से जो ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारी यूनिट है रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जो है एक वाइटल प्रोसेस होता है विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, यानी इसके बिना जो है वो स्पीसीज ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती। तो रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये जनरली टू टाइप का दिया है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। ओके, अब रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बट हर आप एक यूनिट को स्टार्ट होने से पहले वहां पर एक साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है। जैसे कि हम क्लास 11th कंप्लीट करवा चुके हैं, जहाँ पे 22 चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो या फिर वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होती है तो वहाँ पर आते हैं साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट से कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार टोटल नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। इसलिए जो भी साइंटिस्ट दिया होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दिया हुआ है पंचानन महेश्वरी के बारे में। अब पंचानन महेश्वरी का जो नवंबर 1904 के अंदर जयपुर के अंदर उनका बर्थ हुआ था, और यहाँ पर ये थे एक बोटेनिस्ट। क्या थे? ये एक बोटेनिस्ट थे इंडिया के। अब इन्होंने जो है वो हायर डिग्री कहाँ पे की थी? हायर एजुकेशन इन्होंने ली थी इलाहाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने कौन सी डिग्री ऑब्टेन की थी? DSc। अब आप कहोगे मैंने BSc सुना है, MSc सुना है, ये DSc क्या होता है? ये होता है डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टरेट ऑफ द साइंस जो थी डिग्री, यो उन्होंने कहाँ से ली थी? इलाहाबाद से, जो आज के टाइम पे प्रयागराज है। अब वहाँ पर उनके एक जो थे कॉलेज डेज में, वहाँ पर उनके एक टीचर थे जिनका नाम था डॉक्टर W ड्वेडगन। अब ये जो W ड्वेडगन थे, इन्होंने क्या कहा था कि जो भी मुझसे आगे जाएगा, जो मुझसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, तो उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी बेस पे इन्होंने क्या किया? वर्क करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? जो एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है वो बहुत पॉपुलराइज कर दिया, और उसमें मेनली जो था वो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर थे टेक्सोनोमी के, यानी टेक्सोनोमी के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर थे वो पॉपुलर किसने किए थे? पंचानन महेश्वरी ने किए थे। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क किए थे। फॉर एग्जांपल जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट थे, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ये भी एस्टेब्लिश करने में किसका रोल था? पंचानन महेश्वरी का रोल था, जहाँ पर रिसर्च होती थी एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया? तो इन्होंने इनिशिएट किया ऑफ द वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। जो इमेच्योर एम्ब्रियो का आर्टिफिशियल कल्चर जो वर्क है, उसको इनिशिएट करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा था। क्लियर हो गया? अब और इन्होंने क्या किया? तो यहाँ पे देखिए, हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब, ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वॉन द वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे जो वर्क किया था वो भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी एक्लेम इनको मिला था। इसके अलावा इन्हें ऑनर किया गया था, कहाँ से ऑनर किया गया था? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, जो FRS है। इसके अलावा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के द्वारा इनको ऑनर किया गया था, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ऑनर किया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये सबसे लास्ट में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय NCERT इन 1964। यानी जो NCERT की में बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, वो सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1964 के अंदर। और जो आप बायोलॉजी NCERT पढ़ते हो वो, और यहाँ पर इनकी लीडरशिप में ये सबसे पहली टेक्स्ट बुक बनी थी, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट और यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर का नीट के अंदर अगर वेटेज का बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन है। जनरली 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी रेयरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में आपको बता चुका है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है वो स्पीसीज सर्वाइव करती है। अब यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिविंग होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका बर्थ होगा फिर उसकी डेथ हो जाएगी, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही इस अर्थ पे रहता है, सर्वाइव करता है।
तो उसको क्या बोलते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है, लाइफ स्पेन कहलाती है। अब लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग हो सकती है, ये तो हमें सबको पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर एक जो साइज वगैरह होती है इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यू मे नोट दैट द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली को रिलेटेड विद देयर साइज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जितना साइज होगा उसकी उतनी लाइफ स्पेन होगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पेन शो ए वेरी वाइड डिफरेंस। तो अगर आप क्रो देखोगे तो क्रो का जो लाइफ स्पेन दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो 15 ईयर दिया हुआ है। वहीं पैरट देखोगे तो पैरट का जो लाइफ स्पेन दिया है एनसीईआरटी में 140 ईयर्स दिया हुआ है। तो अब आप देखिए इनका साइज लगभग सेम होता है, बट लाइफ स्पेन देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए इन्होंने दिया है। एक एग्जाम्पल और दिया इन्होंने मैंगो और पीपल ट्री का, कि मैंगो और पीपल ट्री को कंपेयर करोगे साइज लगभग सेम होता है, बट यहाँ पर इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब आप ये कहोगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है, तो फिर जो एनिमल स्पीसीज है वो एग्जिस्ट कैसे कर रही है अर्थ पे फॉर द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर से अभी भी वो स्पीसीज कैसे सर्वाइव कर रही है अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपल सा वो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि ये जो कंटिन्यूटी स्पीसीज वाली ये बनी रहे। क्लियर है? अब यहाँ पर अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनका लाइफ स्पेन दिया है, और कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिए। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनका लाइफ स्पेन आप देख सकते हो कितना होता है। बट जो दिए मैं अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बटरफ्लाई 1 to 2 वीक दिया है, क्रो आप देखोगे यहाँ पे 15 ईयर दिया है, पैरट यहाँ पे देखोगे 140 ईयर्स दिया है, यहाँ पे क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स दिया है। इसके अलावा यहाँ पर टोटोइज का 100 to 150 ईयर्स दिया है जो नहीं। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी गई है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर ये जो ऑफस्प्रिंग जो ये प्रोड्यूस करता है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो इंटर्न वो वापस से नए ऑफस्प्रिंग जो है वो वापस से प्रोड्यूस करते हैं। तो इस टाइप से एक साइकिल चलती रहती है कि बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, फिर डेथ हो जाती है, उसके टाइम पे बीच में रिप्रोडक्शन होता है। अब ये रिप्रोडक्शन ही क्या करता है, ये जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको मेंटेन रखता है। क्लियर हो गया? ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग मैकेनिज्म होता है कि वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है कि वो कहाँ पर रह रहा है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और भी सेवरल अदर फैक्टर हो सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर 2 टाइप का रिप्रोडक्शन दिया है, बट वो किस बेस पे दिया है कि वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर केवल 1 ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोसेस के द्वारा, कितने ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन है उसके बेस पे यहाँ पर 2 टाइप के रिप्रोडक्शन दिए हैं। एक दिया है एसेक्सुअल, एक दिया है सेक्सुअल। पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जब एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है केवल सिंगल पेरेंट के द्वारा विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, यानी गेमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वहाँ पर पेरेंट जो है वो केवल और केवल सिंगल रहेगा, तो उस रिप्रोडक्शन का क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बट जहाँ पे 2 पेरेंट आ जाएंगे ऑपोजिट सेक्स के, यानी एक आपका मेल आ जाएगा और एक आपका फीमेल आ जाएगा, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 2 पेरेंट आए हैं और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है गेमीट की और फ्यूजन हुए मेल और फीमेल गेमीट, और तब जाके जो रिप्रोडक्शन कहलाता है वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बता चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल, यानी आप ये बोल सकते हो एक सिंगल पेरेंट जो होता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाए। अब होता है क्या, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ही पेरेंट है तो अब वो जितनी भी ऑफस्प्रिंग या जितनी भी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा वो नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल का चेंज नहीं हो रहा है, केवल एक ही सिंगल पेरेंट है, तो उस वजह से उसकी कॉपी बन जाती है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, मोर्फोलॉजिकल भी और जेनेटिकली भी। तो यहाँ पे इस टर्म को बोला जाता है क्लोन। अब 2016 में यहाँ से ये लाइन आ चुकी है। यहाँ पे बोला गया द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मोर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग वो मोर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल बिल्कुल सिमिलर होगा।
अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है अमीबा का। ध्यान से याद रखिए किसका है, अमीबा का। अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। इस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है, यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस कर दिया डॉटर सेल, इसको बोला जाता है क्या, बाइनरी फिजन। ये यहाँ पे भी है बाइनरी फिजन। और यहाँ पे ये देखोगे बडिंग होता है, और बडिंग किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये बड प्रोड्यूस होगा और ये वापस डिटेच होकर सेम ऐसा ही इंडिविजुअल बना लेगा। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ज्यादातर किस में देखने को मिलती है। वैसे तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, बट ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। अब अगर आप बात करिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा, जो कि आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपके यूनिसेलुलर होते हैं। यानी इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, जो कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जैसे एल्गी वगैरह हो गया, पोरीफेरा वगैरह हो गया, तो वहां पर भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जहां से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस into टू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन हमें देखने को मिलती है, मियोसिस नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई गेमीट फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है इसलिए। अब यहाँ पे बोला गया कि सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सेल डिवीजन हो जाना ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये चीज हम चैप्टर नंबर 10 जो क्लास 11th का था वहां पर भी हमने बात की थी। इसके अलावा द लिविंग वर्ल्ड था, वहां पर भी हमने ये बात की थी। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये क्लेमाइडोमोनास का दिया हुआ है, जहाँ पे जूस पोर्स दिखाए गए हैं। ये जो हमें डायग्राम दिया गया है ये कोनिडिया यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये किसका है, पेनिसिलियम का है, ओके, जो फंजाई के अंदर आता है। और ये जो डायग्राम दिखाया गया है हमें ये किसका दिखाया गया, देखिए हाइड्रा का दिखाया गया है और बर्ड्स है। और ये हमें स्पंज है, स्पंज किस कौन सा आता है, जो पोरीफेरा फाइलम है, हमारी फाइलम पोरीफेरा एनिमल किंगडम के अंदर उसको स्पंज बोलते हैं। वहाँ पे ये गेम्यूल्स है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होगी। ये जो भी लिख रखा है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 और 2015 में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनके द्वारा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, यहाँ पे दिया हुआ है। अब बहुत सारे सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये बाइनरी फिजन रिप्रोड्यूशन क्या होता है, यहाँ पे सिंपल एक सेल डिवाइड करता है टू हाफ्स में। एक सेल है वो डिवाइड कर गया दो इक्वल हाफ में, तो वो क्या बन जाएगा, वो बाइनरी फिजन बन जाएगा। जैसे हमने अभी अभी डायग्राम देखा था अमीबा का, और एक पैरामीशियम जो है वो भी एग्जांपल है किसका, आपका बाइनरी फिजन का। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट का। ईस्ट में क्या बात हुई थी, बर्ड्स थी, इसको बोलते हैं बर्डिंग। तो ईस्ट के अंदर जो डिवीजन थी वो अनइक्वल थी, और वहां पे एक स्मॉल बर्ड जो था वो वहां पे बन रहा था, और वो अटैच था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो उसी के साथ में अटैच रहेगा पेरेंट के साथ में, बट इवेंचुअली बाद में क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा जैसे ही मेच्योर होगा, और एक न्यू ईस्ट जो है या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगी। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। अब ये देखिए बर्डिंग यहाँ पे हाइड्रा में भी दिखाई गई है, ध्यान से याद रखें, बर्डिंग हाइड्रा में भी दिखाई गई है, और बर्डिंग आपको किस में दिखाई गई है, ईस्ट में भी दिखाई गई है। तो एक मेथड कईयों में हो सकता है। क्लियर है, ओके। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, स्पोरुलेशन के बारे में, यानी मल्टीपल फिजन के बारे में। किसके बारे में, मल्टीपल फिजन के बारे में। ये तो हमने बात कर ली बाइनरी फिजन के बारे में, BI बाई मतलब टू, यहाँ पे केवल एक सेल से टू सेल डिवाइड हो रहे हैं। अब मल्टीपल में क्या होता है, एक से बहुत सारे सेल अगर हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। ये हमें देखने को मिलता है अमीबा के अंदर, और कब देखने को मिलता है, अगर वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन है। जनरली अगर वहां पर फेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा जो है वो क्या करता है, आपका बाइनरी फिजन करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बट अगर वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले सूडोपोडिया निकालेगा बाहर, और वहां से एक लेयर को सीक्रेट कर देगा जो कि होगी 3 लेयर। एक हार्ड कवरिंग को बाहर निकाल देगा जो कि आपकी 3 लेयर जो है, एक कवरिंग एक सिस्ट जो है उसके चारों तरफ बना लेगी। मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, ये पहले से सूडोपोडिया निकालेगा, वहां से क्या करेगा, एक सिस्ट अपने चारों तरफ बना लेगा। क्लियर हो गया। ये कब बनाता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अब उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पर ये जो फिनोमेना, ये जो सिस्ट बनाता है, इसको बोलते हैं इंसाइसेशन। इंसाइसेशन किसको बोलते हैं, जब यहाँ पर एक अमीबा अपने बाहर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है 3 लेयर की, जिसको सिस्ट बोलते हैं, तो वो जो पूरा फिनोमेना कहलाता है वो इंसाइसेशन कहलाता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, क्या आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो अमीबा ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक से बहुत सारे जो हैं वो अमीबा बना लेगा। क्या बना लेगा, मल्टीपल फ्यूजन कर लेगा, एक से मल्टीपल जो माइन्यूट अमीबा है उनको बना लेगा। ये जो मल्टीपल माइन्यूट अमीबा इसको बोला जाता है सूडोस्पोडियोस्पोर्स। और फिर इसके बाद में ये जो सिस्ट है, जो हमारे बाहर इस अमीबा के बाद जो सिस्ट है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी, और ये जो मल्टीपल जो हमारे अमीबा बने थे ये क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे।
तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पोरुलेशन बोला जाता है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट एमीबा और सूडोस्पोडियोस्पोर बोला जाता है। अब सिस्ट क्या हो जाएगी, सिस्ट बर्स्ट आउट हो जाएगी और जो ये स्पोर हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग मीडियम में आ जाएंगे मेनी अमीबा। दिस फिनोमिना क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। और ये किसके द्वारा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। ये क्या होता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन भी हो सकता है, अमीबा के अंदर आपका मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। मल्टीपल फिजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है इसके अलावा जो किंगडम फंजाई और आपके सिंपल प्लांट आते हैं जैसे एल्गी हो गया, तो ये आपके स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने आपका किंगडम फंजाई और किंगडम जो प्लांटी था वहां पर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो वहां से चीजें यहाँ पे उठ के आ रही है और वो पूरा लिंक बना रही है। वो चैप्टर भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, करवा चुके हैं, कंप्लीट क्लास 11th वन शॉट हो चुकी है, वो चैप्टर भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर आर जूस्पोर। सबसे ज्यादा जो कॉमन होते हैं वो होते हैं जूस्पोर। दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। और ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, ये फंजाई और सिंपल प्लांट जैसे एल्गी वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं जूस्पोर। यहां से आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है जूस्पोर से। क्लियर है। अदर एग्जाम्पल जो एसेक्सुअल थे वो हमने डायग्राम देखा था, कोनिडिया का, पेनिसिलियम बर्ड्स, हाइड्रा और गेम्यूल स्पंज। ये इसी डायग्राम की बात कर रहा है और मैं फिर बता चुका हूं, यहाँ से आपका 2012 और 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। ये तो बात हुई एनिमल्स की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। देखिए एनिमल्स के अंदर हम जो टर्म यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर हम जो टर्म यूज करते हैं वो बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और जो प्लांट्स होता है उसमें यहाँ पे जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोल सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दो या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल दो, बात एक ही रहने वाली है। क्लियर है, क्या रहने वाली है, सेम बात रहने वाली है। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई रूट या कोई स्टेम या कोई लीफ जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए वहां पे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अब वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होते हैं, यानी कोई स्टेम या फिर कोई रूट या कोई लीफ का वो पार्ट जो कि रिप्रोड्यूस करेगा, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर लिंक आ रहा है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन के बाद में वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स लिखे हुए थे। वहाँ पे 4 वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हमने करवाए थे, जिसमें से पहला ही तो था रनर के वहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए थे। कौन कौन से था, एक था ग्रास और एक कौन सा था, स्ट्रॉबेरी। तो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या होता है, आपका रनर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं राइजोम की। राइजोम में आगे आएगा, राइजोम के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, याद रखना है। एक है जिंजर और एक है बनाना, एक है जिंजर और एक है बनाना। ध्यान से देखिए, मैं एक एक को अच्छे से करवा रहा हूं। ये क्यों करवा रहा हूं, क्यों, अब ध्यान से समझिए क्यों करवा रहा हूं। क्योंकि 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 15 में, 16 में, 18 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। इतनी बार यहां से क्वेश्चन आए, इसलिए एक एक का एग्जाम्पल ध्यान से समझते जाना। रनर का हमने बता चुका हूं, मॉर्फोलॉजी के अंदर दिए हुए हैं कौन कौन सा, ग्रोस एंड स्ट्रॉबेरी। राइजोम का अभी अभी आपके सामने आ जाएगा, 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जिंजर और आपका बनाना। ये वाला सबसे ज्यादा पूछा भी गया है। नेक्स्ट आता है शक्कर का मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने बताया था, वहां पे 3 एग्जांपल दिए। एक आपका दिया हुआ है पाइनएप्पल, एक क्या दिया हुआ है, पाइनएप्पल दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है क्राइसैंथेमियम। क्या दिया हुआ है, क्राइसैंथेमियम दिया हुआ है, और एक होता है बनाना। अब आप कहोगे बनाना राइजोम भी है, शक्कर भी है। जी हाँ, एक जो प्लांट होता है वो एक से ज्यादा प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक से ज्यादा वहां पे प्रोसेस हो सकते हैं जिसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस कर पाए। तो बनाना राइजोम के द्वारा भी कर सकता है, शक्कर के भी द्वारा भी कर सकता है, और ये AIPMT में क्वेश्चन आ भी चुका है जहां पे दोनों आंसर होते हैं, राइजोम और शक्कर। ठीक है, बट यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर देखिए बनाना को राइजोम में दिखाया गया और मॉर्फोलॉजी के अंदर वहां पे शक्कर में दिखाया गया। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबर की। अब ट्यूबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होता है पोटैटो। जो पोटैटो होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्यूबर के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, दोनों एक्वेटिक थे, एक था पिस्टिया और एक था
इकॉर्निया। इकॉर्निया और कुछ नहीं है, उसको हमने वाटर हाइसिंथ भी बोला था। क्या बोला था? वाटर हाइसिंथ भी बोला था। किसको? इकॉर्निया को। ये एग्जांपल है ऑफसेट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्ब की। जो बल्ब होता है उसमें क्या, ओनियन के थ्रू, जो ओनियन होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बल्ब के थ्रू। क्लियर हो गया? सबके मैं एग्जांपल बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार। क्लियर है? ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई हो, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं। अब हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहले दिया हुआ है पोटैटो। पोटैटो में जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स दी हुई है, और मैं अभी करवा के आया था, इसमें होता है क्या? ट्यूबर। क्या होता है? ये ट्यूबर के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पे पहला डायग्राम दिया हुआ है, आइस ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर जिंजर दिया हुआ है। ये क्या है? जिंजर दिया हुआ है। एडवेंटियस रूट्स, बर्ड्स, नोड्स, और ये होता है राइजोम के थ्रू। देखिए लिखा हुआ है राइजोम ऑफ द जिंजर। ये क्या दिया हुआ है? राइजोम ऑफ द जिंजर। नेक्स्ट देखिए यहां पर, ये आपका क्या है? बुलबिल ऑफ द अगेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? बुलबिल ऑफ द अगेव। और ये जो है वो आपका AIPMT 2011 में और नीट 2020 फेज 2 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, बुलबिल ऑफ अगेव से। और ये डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है बात करते हैं लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम। ये है आपका ब्रायोफिलम, और यहाँ पे जो होते हैं वो लीफ बर्ड्स होते हैं, जहाँ से आपके नया प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। यहाँ पे ये ऑफसेट में वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ को हम क्या बोलते हैं? इकॉर्निया भी बोलते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया था। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो देखिए बाइनरी फ्यूजन कर चुके हैं, मल्टीपल फ्यूजन कर चुके हैं, इसके अलावा अदर जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे उनके बारे में बात कर चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात कर चुके हैं। बट एक और चीज आती है यहाँ पर, वो आती है आपकी फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व द टू पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। तो यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे कोई भी दो पेरेंट नहीं होते, केवल सिंगल पेरेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रही थी वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल वाली, वो क्या होती है? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। 2018 में क्वेश्चन आया था। आगे लिखा है सम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी ब्रेक कर जाती है फ्रेगमेंट के अंदर। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बताया गया, यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी ब्रेक डाउन कर गई अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर, और हर एक फ्रेगमेंट वापस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर गया, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस पार्ट को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रा। अब हाइड्रा आप दो बार पढ़ चुके हैं, बर्डिंग के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है? हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन भी क्या होती है? हाइड्रा। तो जैसे यहाँ पर भी देखो, हाइड्रा में भी एक से दो अलग अलग टाइप की रिप्रोडक्शन हो सकती है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वाटर हाइसिंथ के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? 2016 में यहाँ से लाइन आ चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया था, 3-4 लाइनें, इसलिए बार बार उठा के बता रहा हूं मैं। अब आपने जो है वो वाटर बॉडी के अंदर टेरर ऑफ बंगाल सुना होगा, नहीं सुना है तो चैप्टर नंबर 13 और 14 में फिर आएगा, वहां पे दोबारा सुनेंगे। क्लियर है? अब ये जो टेरर ऑफ बंगाल होता है ये कुछ नहीं है, बट ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, इकोर्निया बोलते हैं, जिसके अंदर ऑफसेट होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डायग्राम भी उसका दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एक इन्वेजिव वीड है। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो होती है वो फैलती है पूरे स्टैंडिंग वाटर के अंदर। जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर मिल जाएगा वहां पर ये चली जाएगी। अब ये काफी टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? इससे क्या खतरा है? तो ये क्या कहते हैं? इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लेड टू द डेथ ऑफ फिशेस। तो यहाँ पे जिस वाटर के अंदर रहेगी वहां पे पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगी, उसकी वजह से जो भी वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह उनकी डेथ हो जाती है। तो आप कहोगे कि ये इंडिया में स्टार्टिंग से था या आया था? ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, पहले ये इंडिया में नहीं होता था। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ द लीफ। तो हर अच्छी दिखने वाली चीज कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा काम करेगी, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। तो हर अच्छी दिखने वाली चीज पे नहीं मानना चाहिए, अच्छी दिखने वाली चीज कई बार अच्छा काम भी नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, तो इसको ये तो ले आए कि हाँ भाई ब्यूटीफुल फ्लावर पर शेप ऑफ लीफ है, बट काम क्या है? ये टेरर ऑफ बंगाल है। यहाँ पे पूरे ऑक्सीजन खींच के जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स को मार देती है, तो ये इसलिए भी याद रखना चाहिए। क्लियर है? लिखा भी है इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, यहाँ पे फिनोमिनल रेट से, इसीलिए यहाँ पे ये शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, इससे पार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो राइजोम जो है, राइजोम के दो एग्जाम्पल बताए थे, बनाना एंड जिंजर, वो यहाँ पे दिए हुए देखिए। आगे लिखा है सिंस सम प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर के लिए यहाँ क्या दे दिया है? बर्ड्स दे दिया है।
इसके अलावा राइजोम ऑफ द बनाना एंड जिंजर, तो राइजोम में दो एग्जांपल दे दिए हैं, बनाना एंड जिंजर। तो जब इन प्लांट को आप देखोगे और आप ये देखोगे कि साइट ऑफ ओरिजिन मतलब नया प्लांटलेट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड्स। 2016 फेज 2 में यहाँ पे आ गया था, नोड की जगह इंटरनोड कर दिया गया था, तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। इस तरह से भी आपको याद रखना है। नोड्स हाईलाइट करके एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये अराइज कहाँ से होती है, नोड से होती है जो इनकी मॉडिफाइड स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो राइजोम ऑफ बनाना हो, जिंजर हो या पोटैटो ट्यूबर हो, ये हमेशा नोड से अराइज होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, आगे लिखा है देखिए, जैसे ये कांटेक्ट में आए डैम सॉइल के और वाटर के थ्रू, तो यहाँ पे नया प्लांट जो है वो बनने लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफिल्म की। तो यहाँ पे एडवेंटियस बर्ड्स होती है किसके ऊपर, जो आपके मार्जिन ऑफ लीव्स होती है वहां पर, और उससे क्या होता है, वो एक पूरा प्लांट जो होता है वो बन जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे मेनली जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन मेथड है। मेनली जो इंटरेस्टिंग टू नो दैट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। किसके अंदर होता है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, इनके अंदर जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जैसे एडवर्स कंडीशन आती है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एज वेल एज सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये हायर प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। यानी हायर प्लांट्स में हमें एसेक्सुअल जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके अलावा आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये दोनों देखने को मिलते हैं। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें, जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं, वहां पर केवल और केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये पहला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013 और 16 में लाइन यहाँ से आ चुकी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान से समझना क्या चीज लिखी हुई है। पहले तो हमने डेफिनेशन देखी थी कि यहाँ पे 2 पेरेंट होते हैं, बट अब यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन चेंज की। ध्यान से समझना क्या लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ही इंडिविजुअल 2 गेमीट बना सकता है, मेल और फीमेल दोनों। क्लियर हो गया? जैसे अर्थवर्म, या फिर यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक मेल और एक फीमेल होगा, एक मेल गेमिट बनाएगा और फीमेल गेमिट बनाएगा। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। यानी जो गेमिट फॉर्मेशन है वो अलग अलग रहेंगे, मेल और फीमेल। उसको एक इंडिविजुअल भी बना सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल भी बना सकते हैं ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये गेमिट फ्यूज करेंगे और वहां पे बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होकर बनाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये काफी इलेबोरेट होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बहुत ही फास्ट हो जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद में होता क्या, जैसे मेल एंड फीमेल गेमिट फ्यूज करते हैं तो ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो नॉट आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग गेमीट आए हैं, इसलिए। क्लियर होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। 2013 और 16 में यहाँ से लाइन आ चुकी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, तो ये डिफर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर इनके होते हैं। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे तो इनका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। यानी एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वैसे इनका बाहर की मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ सेम अलग अलग हो सकता है। बट जब बात आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो लगभग सिमिलर होगा। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें 3 फेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? 3 फेज आते हैं। फर्स्ट फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अगर प्लांट्स की बात करें तो इसी को हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव फेज। देन सेकंड जो आता है वो आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा आता है? रिप्रोडक्टिव फेज आता है। उसके बाद में अगर हम थर्ड की बात करें तो वो आता है सेनिसेंट्स यानी ओल्ड फेज। ठीक है, तो ये 3 फेज आते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म जो कि एक सर्टन स्टेज पे ग्रोथ करते हैं, मैच्योरिटी करते हैं बिफोर द रिप्रोडक्टिव। तो वो रिप्रोडक्शन करने से पहले एक सर्टन एज जो है उसको लेकर आते हैं। तो वो जो पीरियड होता है जब रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला जो पीरियड होता है वो कहलाता है जुवेनाइल फेज, और इसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। अब ये जो फेज है ये भी वेरिएबल ड्यूरेशन का हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है? ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन पूछे गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए,
अब यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि जो आपके अलग अलग प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वहाँ पे आप जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज जो होता है उसका पता कर सकते हो कि बिगनिंग से लेकर जब तक रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आता है उससे पहले वाली जो फेज होगी वो जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज कहलाएगी। बट यहाँ पर एक ऐसी भी चीज़ आती है जहाँ पर एक प्लांट लगा दिया है हमने और वहाँ पे फ्लावर होते हैं हर साल, मोर देन वंस वहाँ पे फ्लावर होते हैं। अब फ्लावर जो होता है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, फिर सीड बनता है, फ्रूट बनता है। बट मान लीजिए हमारे पास जो है वो एक प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पर हर साल एवरी ईयर वहाँ पे क्या लग रहे हैं, फ्लावर लग रहे हैं। तो अब एवरी ईयर लग रहे हैं तो एक बार तो जो स्टार्टिंग की फेज़ को तो हम बोल देंगे कि वेजिटेटिव फेज़ थी, बट उसके बाद में एक साल में फ्लावर लगे, फिर उसके बाद में कुछ नहीं लगा, फिर फ्लावर लगे, फिर कुछ नहीं लगा, बट वो प्लांट अभी भी मेंटेन है। तो वो जो दो फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलेंगे, उसको जुवेनाइल बोलेंगे या मैच्योर फेज बोलेंगे। तो एक्चुअल में उसको बोला जाता है इंटर फ्लावरिंग पीरियड ही बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड ही बोला जाता है, जुवेनाइल या मैच्योर फेज उसको नहीं बोला जाता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं जो प्लांट्स होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं या फिर बाइन्युअल प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं कि एक बार उनको आपने ग्रो किया, उन्होंने क्या किया, सीड दिए और फ्रूट दिए और वो फिर क्या हो गए, डाई हो गए, तो वो कहलाते हैं एनुअल प्लांट। बाइन्युअल प्लांट्स क्या होते हैं कि उनमें दो टाइप होता है, पहले तो या तो उनमें फ्रूट लगेगा या फिर सीड लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेट एक बाइनियल प्लांट है, उसमें क्या होता है, पहले जो है वो सीड बनाए जाते हैं, फिर उससे फ्रूट लगता है कैरेट जिसको हम खाते हैं, और बाद में क्या होता है, वापिस से सीड बनाते हैं। वो दो फेज चलता है। बट इसमें होता क्या है कि इसमें भी आप ये देख सकते हो कि कब फ्लावर लगा है, यानी कब रिप्रोडक्टिव फेज आया है। तो ये जो आपके एनुअल और बाइनुअल प्लांट होते हैं यहाँ पे तो क्लियर कट डिवीजन होता है किस किस के बीच में, वेजिटेटिव फेज के बीच में, रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में और सेनिसेंट फेज के बीच में, जिसको ओल्ड फेज भी बोला जाता है। यही तो मैंने 3 फेज बताई थी। तो इनके अंदर तो आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है। बट जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, जो पेरेनियल स्पीसीज होती है, जैसे मैंगो होता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें बार बार फ्लावर आते रहते हैं, एक बार ट्री लगाना पड़ता है। जो ज़्यादातर आपके फ्रूट वाले होते हैं प्लांट, जो लार्ज प्लांट होते हैं जहाँ पे फ्रूट लगते हैं, तो उनमें क्या होता है, तो वहाँ पर क्लियर कट जो है वो आपका फेज नहीं होती है। वहाँ पे क्या होती है, क्लियर कट फेज नहीं होती है। तो वो जो फेज होती है दो फ्लावर के बीच में, उसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोल दिया जाता है। बट वो फेज कौन सी चल रही होती है उस टाइम, रिप्रोडक्टिव फेज चल रही होती है, वेजिटेटिव या ओल्ड एज नहीं चल रही होती है। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दिए हैं। ये एग्जांपल आपका 2018 में आ चुका है। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे जो फ्लावरिंग फिनोमेना होती है बहुत ही अनयूजुअल सी होती है। सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज। जो बैम्बू स्पीसीज होते हैं वहाँ पर उनमें केवल वंस इन देयर लाइफ टाइम, यहाँ पे केवल और केवल फ्लावर एक ही बार पूरे लाइफ में लगता है, और वो भी कब लगता है, आफ्टर 50 to 100 ईयर। यानी जब प्लांट 50 या 100 ईयर का होता है तब जाकर केवल एक बार बैम्बू स्पीसीज के अंदर फ्लावर लगते हैं। उसके बाद में वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स जो वो डेवलप करते हैं, और बाद में बैम्बू स्पीसीज क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। ये आपको 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे ऐसा ही कुछ अलग सा काम होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलती है, वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथेनिया। अब स्ट्रोबिलस कुंथेनिया में, जिसको हम नीला कुरेंजी भी बोलते हैं, यहाँ पे फ्लावर वंस इन द 12 ईयर्स। यहाँ पे केवल फ्लावर आते हैं हर 12 ईयर के बाद में, मतलब एक बार फ्लावर आ गया उसके बाद में 12 ईयर के बाद में फ्लावर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग आई थी, तो उसके बाद में कब आएगी, 2018 में। अब कब आएगी, 2013 में। तो इस टाइप से आता है, 12 ईयर का गैप देके वहाँ पे फ्लावरिंग आती है। अब ये जो प्लांट्स है, जो आपके स्ट्रोबिलियंथस कुंथेनिया जो ये प्लांट है, ये कहाँ पर मिलता है, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ द टूरिस्ट। और ये कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, तो पूरे वहाँ पे ब्लू कलर हो जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट इनको देखने को भी जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो जुवेनाइल फेज होती है वहाँ पे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं। उसके बाद में वहाँ पर क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। कुछ एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, देखिए यहाँ पे बोला गया है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली द सीजनली। यहाँ पे जो बर्ड्स, यहाँ पर अब हम बात करें किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, और अलग अलग एग्जांपल आएंगे। सबसे पहले बर्ड्स की बात करिए, तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सीजनली हर एक सीजन के अंदर जो होते हैं वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। बट आप ये कहोगे कि यहाँ पर जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ पर तो जो वो थ्रू आउट द ईयर बर्ड्स देते हैं, बट वो यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो आपका रिप्रोडक्शन से कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, वो तो एक तरह से कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ह्यूमन वेलफेयर का। ह्यूमन को फूड देने के लिए वहाँ पर उन एनिमल्स का
एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कमर्शियल स्केल के ऊपर, तो वो आपका रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं आता है। बट अगर जनरली हम बर्ड्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, आपके सीजनल जो होते हैं वो एग्स देते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, कौन से मैमल्स होते हैं, जो प्लेसेंटल मैमल होते हैं वहाँ पे कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं। और साइक्लिक चेंज किसके अंदर होते हैं, वो आपके ओवरीज के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो एसेसरी डक्ट होती है उनके अंदर किसके द्वारा होता है, ये हॉर्मोन्स के द्वारा। कब होता है ये, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ओवरीज और एसेसरी डक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और वो एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है जो बार बार रिपीट होती रहती है। अगर हम नॉन प्राइमेट की बात करें तो ये जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं ईस्टर साइकिल। जो नॉन प्राइमेट मैमल होते हैं जैसे आपका काव हो गया, सीप हो गया, रेट हो गया, डियर हो गया, डॉग्स हो गया, टाइगर हो गया, इनके अंदर जो ये साइक्लिक चेंज हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम, इसको बोलते हैं ईस्टर साइकिल। वहीं पर अगर हम प्राइमेट्स की बात करें जिसके अंदर आपके मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आते हैं, उसी जो सेम जो फीमेल के अंदर जो साइक्लिक चेंज हो रहे हैं उसको बोला जाता है मेन्स्ट्रुअल साइकिल्स। कंप्लीट हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नॉन प्राइमेट्स के अंदर ईस्टर्स बोला जाता है और प्राइमेट के अंदर मेन्स्ट्रुअल बोला जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है, आगे देखिए, मैनी मैमल्स जो कि आपके नेचुरल या फिर वाइल्ड कंडीशन के अंदर रहते हैं, ये जो साइक्लिक चेंज होती है ये केवल तभी होते हैं जब वहाँ पे फेवरेबल सीजन हो। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है। यानी ये जो साइक्लिक चेंज आ रहे हैं ईस्टर साइकिल वाले, ये तभी आएंगे, बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल या फिर वाइल्ड कंडीशन में जो मैमल्स रहते हैं उनमें ये कंडीशन तभी आएगी जब एक फेवरेबल कंडीशन हो तभी। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर बोला जाता है। बट वही बोला गया मैनी अदर मैमल जो होते हैं वहाँ पे रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे मेल की बात करें तो जैसे ह्यूमन मेल की बात करें तो यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो एक्टिव रहती है और इनको बोला जाता है कंटिन्यूस ब्रीडर। क्लियर हो गया, यहाँ तक थी हमने बात कर ली किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। अब बात करते हैं सेनिसेंस के बारे में। जैसे रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो एंड होता है तो उसके बाद में आता है क्या, आपका सेनिसेंस या फिर ओल्ड एज। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका स्लोविंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा और ये लास्ट फेज है लाइफ स्पेन की। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं जो आपके जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहाँ पे जो भी ये चेंज होता है, चाहे वो आपकी कौन कौन सी जितनी भी फेज आई थी, चाहे वो जुवेनाइल फेज हो, रिप्रोडक्टिव फेज हो या फिर सेनिसेंस फेज हो, तो वहाँ पे तीनों फेज के अंदर जो भी चेंज हो रहा था उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे वो कौन थे, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल थे। हार्मोन की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि हार्मोन और आपका एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। अब हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जब मैच्योरिटी पे जाता है तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वहाँ पे उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। बट वहाँ पे अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल की, तो वहाँ पर वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि यहाँ पे जो है वो फंडामेंटली सिमिलरिटी देखने को मिलती है, चाहे उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग कैसा भी हो एनिमल्स का, बट वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें सेम देखने को मिलती है। लिखा भी है, देखिए, द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। ये एक कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर चलता है जहां पर पहला प्रोसेस आता है प्री फर्टिलाइजेशन, देन आता है फर्टिलाइजेशन एंड देन आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की, यहाँ पे दो इवेंट आएंगे आपका, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अब लिखा हुआ देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट। यानी फ्यूजन ऑफ द गैमेट तो कहलाता है फर्टिलाइजेशन, तो उससे पहले पहले जो भी प्रोसेस होते हैं वो आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया इनको दो मेन इवेंट में डिवाइड किया गया, एक है गैमेटोजेनेसिस और एक है गैमेट ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसी चीज का प्रोड्यूस होना। तो इसको भी गैमेटोजेनेसिस रेफर क्या बोलता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट। यानी दो अलग अलग टाइप के गैमेट जो है उनको बनाने को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है, जैसे मेल एंड फीमेल। और ये गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहां से भी आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है। कब आया है, 2016 में आया है। और ये डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे देखिए हमें डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आइसोगेमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा, ये आपका क्लेडोफोरा एक एल्गी दिखाई गई है, इसमें आइसोगेमेट है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। नेक्स्ट हम हेट्रोगेमेट्स की बात करते हैं, तो ये हमें दिखाया गया है फ्यूकस के अंदर और ये हमें ह्यूमंस के अंदर दिखाया गया है। हेट्रो मतलब डिफरेंट है, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक जो फीमेल है वो लार्ज है और मेल वाला स्मॉल है, फीमेल लार्ज है, मेल वाला स्मॉल है, इस टाइप से। क्लियर है।
तो अभी जो हमने डायग्राम में आइसोगेमेट यानी होमोगेमेट और हेट्रोगेमेट देखे वो क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए। देखिए, इन सम एल्गी, कुछ एक एल्गी के अंदर क्या होते हैं, जो दो गेमेट होते हैं वो सिमिलर इन अपीयरेंस होते हैं, यानी बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं। और ये नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल, यानी हमें देख के पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, यानी बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। तो उन गेमेट को क्या बोलेंगे, होमोगेमेट या फिर आइसोगेमेट। जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ द जो रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर क्या होता है, जो गेमेट्स होते हैं ना वो टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनके अंदर जो मेल गेमेट होता है उसको बोला जाता है एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म, और जो फीमेल गेमेट होता है उसको बोला जाता है एग या फिर ओवम। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब हम आते हैं बात किसके बारे में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब ये सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये चीज को समझते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वहां पर होती है मेन, क्या होती है चीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडिविजुअल, ये दो इंडिविजुअल से हो सकती है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपका फ्यूजन ऑफ गेमेट्स है वहां पे दो अलग अलग इंडिविजुअल हो, ये सिंगल इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकती है। अब ये कैसे होते हैं इसके एग्जांपल अभी आगे आएंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं मोनोइशियस और डायोइशियस कंडीशन। देखिए, प्लांट्स की बात करते हैं। अब प्लांट्स में क्या है, मे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। अब मान लीजिए एक प्लांट है, क्लियर है, एक प्लांट है, उसके अंदर क्या है, मेल प्लांट भी है और क्या है उसके अंदर फीमेल प्लांट भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ऑर्गेनिज्म तो सिंगल हुआ ना, और इस सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या हो जाएगा, आपका फ्यूजन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मान लीजिए एक फ्लावर है, क्या है, एक फ्लावर है, इस एक फ्लावर के अंदर ही अगर हमें मेल और आपके फीमेल दोनों चीजें दिखाई दे तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या, बाई सेक्सुअल कंडीशन। बाई मीन्स टू, तो दोनों सेक्स एक के अंदर ही है, मेल और फीमेल, तो उसको बाई सेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। और डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से समझना, यूनिसेक्सुअल मोनोइशियस में डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, बट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। AIPMT 2009 में और 2010 में क्वेश्चन भी आया था, वो भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए, आप एक फ्लावर लेके चलिए, बस यहाँ पे एक फ्लावर है, क्लियर है, उस पर केवल मेल, या फिर एक और फ्लावर उस पर केवल और केवल जो है वो फीमेल पार्ट है, तो ये जो फ्लावर कहलाएंगे, ये फ्लावर कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल। क्लियर हो गया। बट एक फ्लावर है जिसके अंदर दोनों पार्ट है, कितने पार्ट हैं, दोनों पार्ट, ये आपका फीमेल पार्ट और ये यहाँ पे मेल पार्ट, तो इसके अंदर दोनों ही है, तो ये जो फ्लावर कहलाएगा ये कहलाएगा आपका बाइसेक्सुअल, यानी एक के अंदर ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। दैट इज क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके। अब देखिए, इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट सच टर्म इज होमोथेलिक और मोनोइशियस। मोनोइशियस इन्होंने यहाँ पे बोल दिया टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, यानी जो मोनोइशियस या फिर होमोथेलिक होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर हो गया। मोनोइशियस, यहाँ पर बात बता देता हूँ, मोनो मतलब वन, इशियस मतलब हाउस, होम। क्लियर है, वन होम, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, कौन, आपका मेल भी और एक फीमेल भी, तो उसको बोलेंगे मोनोइशियस। डायोइशियस, डायो मतलब टू, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग घर हैं, यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग घर हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे दो अलग अलग घर हैं, तो एक में रहेगा मेल और एक में रहेगा फीमेल, तो ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन किसको डिस्क्राइब करती है, ये कंडीशन डिस्क्राइब करती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन को। इसको डायोइशियस को हेट्रोथेलिक बोलते हैं और मोनोइशियस को होमोथेलिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। बट अभी यहाँ पे अभी थोड़ी देर में ही कंफ्यूजन आ जाएगा आपके सामने। देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, जो यूनिसेक्सुअल में जो मेल फ्लावर होता है उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, जिसके पास स्टेमन होते हैं, वाइल द फीमेल को बोलते हैं पिस्टिलेट, जिसके पास पिस्टिलेट होते हैं। अब आगे देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल मोनोइशियस एंड सेपरेट इंडिविजुअल डायोइशियस। अब ये देख लो, आपके सामने इन्होंने बोल दिया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ऐसा हो सकता है, जो आपका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है वो दोनों एक ही इंडिविजुअल पे हो सकते हैं, यानी ध्यान से समझिए, ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास क्या एक प्लांट है। अब मान लीजिए इस पे दो फ्लावर लगे, एक फ्लावर आपका मेल है और एक फ्लावर आपका क्या है, फीमेल है। तो अब ध्यान से देखिए, एक फ्लावर आपका मेल है और एक फ्लावर फीमेल है, ये कंडीशन कौन सी होगी, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि फ्लावर जो है वो एक मेल वाला है और एक फीमेल वाला है, तो कंडीशन तो यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि एक फ्लावर पे एक ही सेक्स है। बट अगर हम इस पूरे प्लांट की बात करें, इस पूरे
प्लांट की बात करें तो ये कौन सा हो गया, मोनोइसियस हो गया। क्या हो गया, मोनोइसियस हो गया। क्यों, क्योंकि मोनो का मतलब वन, इसियस का मतलब हाउस, यानी एक ही घर है प्लांट के अंदर जहाँ पे एक जगह मेल है और एक जगह फीमेल है। तो ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोइशियस प्लांट आर कुकुरबिट एंड कोकोनट। तो कुकुरबिट और कोकोनट के अंदर क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो तो यूनिसेक्सुअल होता है, बट जो प्लांट होता है वो मोनोइशियस होता है, यानी उसी प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेम इंडिविजुअल को मोनोइशियस बोलेंगे और सेपरेट इंडिविजुअल को डायोइशियस बोलेंगे। डायोइशियस के एग्जांपल दिए पपाया और डेट पाम। अब डायोइशियस है मतलब प्लांट ही अलग अलग होंगे, एक पे केवल मेल होंगे और एक पे फीमेल होंगे, तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक यूनिसेक्सुअलिटी ही रहेगी, कहीं से कहीं तक बाइसेक्सुअलिटी आ ही नहीं सकती है। बट इन्होंने ये बोला था ना कि मोनोइशियस जो होता है वो केवल और केवल डिनोट करता है बाइसेक्सुअल कंडीशन को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर, वहाँ पे फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। और उसके दो एग्जांपल भी आपके सामने दिए हैं, कुकुरबिटा और कोकोनट, और ये आपका AIPMT 2009 और 10 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये चीज आपको क्लियर होगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो थी प्लांट्स के बारे में। व्हाट अबाउट द एनिमल्स? एनिमल्स के अंदर भी क्या ऐसा ही होता है कि वहां पे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोलते हैं? देखिए एग्जांपल दिया जैसे अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म, लीच, टिपिकल एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल एनिमल के। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल भी मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे? जी नहीं, एनिमल्स में इस चीज में हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। एक गाना आता है ना कि किसी और की मुझे जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं, मेरा नाम हर्मेफ्रोडाइट कहलाऊं। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज यार, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक ही एनिमल है उसके अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। एक एग्जांपल दिया कोकरोच। कोकरोच एक यूनिसेक्सुअल है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, एक के अंदर केवल मेल होगा और एक के अंदर फीमेल होगा, और ये हमने चैप्टर 7 में कोकरोच को डिटेल में भी पढ़ा था। ओके, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन की। अब ध्यान से देखिए, सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखिए। देखिए, द गैमेट आर हैप्लॉइड। गैमेट हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। पर देखिए, थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बट जहां से जो पेरेंट प्लांट बॉडी है, पेरेंट प्लांट बॉडी है, वो या तो हैप्लॉइड हो सकती है और या डिप्लॉइड हो सकती है। अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस होगी। और अगर हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो डिवीजन कौन सी होगी, मियोसिस होगी। बस ये याद रखना, यही चीज इन्होंने बोली है। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कौन सा होता है जहां पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर प्लांट जो है वो हैप्लॉइड है तो वहां से जो गैमेट बनेगा वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनेगा। तो अब आप कहोगे एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल इन्होंने खास बोल दिया कि स्टडी 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के अंदर जो हमने लाइफ साइकिल बताई थी उसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल तो बताई थी, जिसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं एल्गी के अंदर। वहां पे याद करिए क्या हो रहा था, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, हैप्लॉइड। देखिए यहाँ पे लिखा है सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। वहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म जो कि आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और आपके जो एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट बनानी है तो कौन सी डिवीजन होगी, माइटोटिक होगी। बट यहाँ पे मियोसिस कब होगी, द रिडक्शन डिवीजन कब होगी, जब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट बनाने हैं तो उस टाइम डिवीजन होगी मियोसिस, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। क्लास 11 के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर बता रहा हूं, सारा करवा चुके हैं। अब ये वाले जो डायग्राम दिए हुए हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है वो AIPMT नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप कहोगे कितनी बार आ चुके हैं, 2013 में, 14 में, 2021 में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में ये दिखाया गया है टेस्टिस विद टेस्टिस और ओवरी, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक के अंदर, ये तो ये क्या हो गया, हर्मेफ्रोडाइट। इधर कॉकरोच का दिखाया गया, ये मेल कॉकरोच के अंदर टेस्टिस है और यहाँ पे फीमेल कॉकरोच के अंदर ओवरी है, तो ये कौन सा हो गया, यूनिसेक्सुअल वाला हो गया। अब यहाँ पे दिखाया गया कारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है, 2013 में और 2014 में कंटिन्यू क्वेश्चन आए थे कारा का। अब देखिए प्लांट एक ही है, प्लांट क्या है, एक ही है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है।
फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला गया, उगोनियम, और यहाँ पे क्या बोला गया, एंथ्रीडियम। अब एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा था नीट में कि अपर साइड में क्या है और लोअर साइड में क्या है। ध्यान से देखिए, ये हमारी अपर साइड है, अपर साइड में क्या है, फीमेल है, और लोअर साइड में क्या है, मेल है। तो डायग्राम से इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लांट बॉडी में इस टाइप से दिखाया गया है, इधर जाएंगे तो अपर में आपका आएगा फीमेल और लोअर में आएगा मेल, यानी एंथ्रीडियम और उगोनियम, और दोनों सेम प्लांट पे है, दोनों सेम प्लांट पे है, तो इसको क्या कहलाएंगे, आपको ही पता है, मोनोइशियस। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे किसका दिया हुआ है, आपने प्लांट किंगडम के अंदर भी आया था, ये डायोसियस दिया हुआ है, जहाँ पे एक जगह आपका फीमेल है और एक जगह मेल है, यानी डायोसियस कंडीशन है मार्केंशिया की। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है स्वीट पोटैटो का। अब ध्यान से देखिए, बाइसेक्सुअल एनिमल हमने अर्थवॉर्म देखा था, यानी जिसको हर्मेफ्रोडाइट बोला जाता है। यूनिसेक्सुअल हमने कॉकरोच देखा था। मोनोइशियस प्लांट कारा, ये लिखा हुआ मोनोइशियस प्लांट है कारा सी वाला, और इसमें 2021 में भी ये पूछ लिया था, और ये 2013 और 14 में तो ये पूछा ही गया था एंथ्रीडियम और उगोनियम के बारे में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं स्पेशलाइज सेल, जिनको बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं उनको, मियोसाइट। मियोसाइट को क्या बोला जा सकता है, गेमीट मदर सेल। मियोसाइट को क्या बोलते हैं, गेमीट मदर सेल, जिनके अंदर मियोसिस होती है। और ये 2013 में पूछ लिया था कि गेमीट मदर सेल जिनके अंदर मियोसिस होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मियोसाइट बोलते हैं। और वहां पे क्या होगा, आपकी मियोसिस होगी, और क्या बन जाएंगे, आफ्टर एट द एंड ऑफ मियोसिस यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो बन के क्या बना लेंगे, गेमीट बना लेंगे, और यहाँ पे हाफ रह जाएंगे। अब ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट मतलब डिप्लॉइड, 2 इन्होंने लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है हैप्लॉइड। अब यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 है। अब यहाँ पे 21 है n, तो 2n क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 42। तो इस टाइप से आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे ये टेबल अगर एक साइड का दिया है, एक साइड का मिसिंग है, तो आप क्लियर कर सकते हो कि रेट में कितने होते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि रेट के अंदर गेमिट में कितने आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 21। आपके जो एप्पल के अंदर होंगे कितने, यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। राइस में पूछ लगते हैं, वहाँ पे 12 है, आपकी मियोसाइट में कितने होंगे, तो यहाँ पे 24 हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। क्लियर है। ये टेबल आप अच्छे से पोज करके देख के और यहाँ पे भर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर कहीं n दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो 2n निकल के आ जाएगा, और कहीं 2n दिया है तो उसको आपको 2 से डिवाइड कर लेना, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गेमीट ट्रांसफर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है, जो मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर होता क्या है कि जो मेल और गेमिट होता है वो मोटाइल होता है, जो फीमेल गेमिट होता है वो स्टेशनरी होता है। यानी मेल गेमिट के अंदर मोटिलिटी होती है और फीमेल गेमिट जो होता है वो स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शन दिए गए हैं, फ्यू फंजाई एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गेमिट आर मोटाइल। कुछ एक फंजाई और कुछ एक एल्गी ऐसी होती है जिनके अंदर दोनों के दोनों गेमिट और मेल और फीमेल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो वहां पे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, देयर इज ए नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गेमिट मूव। तो वो एक मीडियम के थ्रू जहाँ पे मेल गेमिट मूव करेंगे वो आपका क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका वाटर। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए गए, इन सेवरल सिंपल प्लांट, बहुत सारे सेवरल सिंपल प्लांट जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, इनमें वाटर इज द मीडियम जिसके थ्रू जो आपके गेमिट ट्रांसफर होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे सारा का सारा लिंक हो रहा है प्लांट किंगडम से। इसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमिट जो होते हैं वो बहुत बार क्या होता है कि वहां पर फीमेल गेमिट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सिंपल मीडियम है नहीं जहाँ पे हम डायरेक्ट फीमेल गेमिट तक पहुंचा पाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा लॉस ऑफ मेल गेमिट हो जाएगा। तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे, उसको हम पूर्ति कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमिट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेवरल थाउजेंड टाइम्स देन द फीमेल गेमिट। अगर फीमेल गेमिट 1 बना रहे हैं तो यहाँ पे 1000 या मिलियन ट्रिलियन में क्या बनाने पड़ेंगे, मेल गेमिट बनाने पड़ेंगे, ताकि वो अच्छे से पहुंच जाए। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उससे सारा का सारा लिंक कर रहा है। यहाँ पे बोला गया जो सीड प्लांट होते हैं वहाँ पे जो पोलन ग्रेन जिसको हम मेल गेमिट भी बोलते हैं, ओव्यूल जो कि आपका फीमेल गेमिट होता है, वहाँ तक अगर हमें पोलन ग्रेन पहुँचाने हैं तो वहाँ पे अलग अलग मीडियम हो सकते हैं जहाँ पे हम स्टिग्मा को पहुँचा सकते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे सिंपल इन्होंने कुछ चीज़ें दी है, देखिए, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट। सेल्फ फर्टिलाइजिंग क्या है कि वहां पे बाइसेक्सुअल कंडीशन है, यानी एक ही जो फ्लावर है उसके अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल रहे हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या हो गया कि वहां पे जैसे पी हो गया तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के स्टिग्मा पे बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट बोलते हैं। और वो उसी प्लांट की जो स्टिग्मा है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा और फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो पोलिनेशन जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाएगा।
बट क्रॉस पोलिनेशन किसके अंदर होता है, जो आपके डायोइशियस प्लांट होते हैं। बहुत सारे प्लांट में ऐसा ही होता है, जनरली ज़्यादातर प्लांट में यही होता है, डायोइशियस प्लांट में भी यही होता है कि वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब एक इवेंट होता है जिसके द्वारा जो है वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा पे, और फिर वो जर्मिनेट करके कहाँ पे पहुँचते हैं, पोलन ट्यूब के थ्रू आपके ओव्यूल के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे मोमेल गैमेट जो वो पहुँचा दिया जाता है। क्लियर है। फिर बता रहा हूँ ये सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं, बस वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब आगे लिखा है सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग कॉन्टैक्ट ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो सबसे मोस्ट क्रिटिकल इवेंट जो होता है वो एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन ही होता है। अब डायग्राम दिए हुए ये देख लेते हैं, यहाँ पे होमोगेमेटिक दिखाए गए हैं, मतलब बिल्कुल सेम गेमेट है, एक टाइप से देख के पता ही नहीं चलता, और यहाँ पे जाइगोट बनता है और ये इंडिविजुअल बन जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब, ये येलो कलर में दिखाया गया जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब थ्रू द फ्लावर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो कि एक मोस्ट वाइटल इवेंट है। अब वाइटल इवेंट है ये, जहां पर क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होते हैं, और ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं सिनगेमी। क्लियर है। अब यहाँ पर इसके बाद होता क्या है, जब भी गेमीट का फ्यूज होता है तो वहां पे डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है जो कि एक सिंगल सेल होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसके लिए हम फर्टिलाइजेशन भी टर्म यूज करते हैं, क्योंकि सिनगेमी जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका इंटरचेंजेबली है, यानी सिनगेमी को फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन को सिनगेमेबली बोल दिया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पैरा है यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए होता क्या है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके गेमिट फॉर्मेशन होगा और गेमिट का फ्यूज होगा तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, बट बहुत बार क्या होता है, however it has to be mentioned here that in some organism, अब कौन से organism like rotiferous, honeybees, even some lizard and birds के अंदर दिया हुआ है turkey, the female gamete undergo development। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जो फीमेल गेमिट होगा वहां पर कुछ डेवलपमेंट होंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। किस में नहीं होती, रोटीफेरस में, हनी बीज में, आपके कुछ एक लिजार्ड में, और टर्की के अंदर जो बर्ड्स होता है उसके अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि जो फीमेल गेमिट होता है उसके अंदर डेवलपमेंट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो कहीं पे वर्ड आई, इसका मतलब ये होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब, विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनो वर्ड आ जाए। जैसे पार्थेनो कार्पिक यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्प का मतलब फ्रूट, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट वो पार्थेनो कार्पिक कहलाता है। और किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म का अगर डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन वो क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये सिनगेमी यानी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कितने टाइप की होती है और कहाँ पर होती है। तो ये जनरली 2 टाइप में हो सकती है, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक बोली जाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका एल्गी हो गया, फीसिस हो गया, एम्फीबियन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये सिनगेमी होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, यानी वाटर के अंदर होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है। तो इस टाइप की जो फ्यूजन कहलाती है, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्स एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गेमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम, यानी दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिज्म है उनको एक ही टाइम पे जो है वो बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, गेमेट्स को रिलीज करना पड़ेगा। किसके अंदर, वाटर के अंदर, या भी जो सराउंडिंग मीडियम है उसके अंदर, टू इनहेंस द चांस ऑफ सिनगेमी फर्टिलाइजेशन होने के चांस बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे, दोनों को, इतने ही मेल को और इतने ही फीमेल को गेमेट, दोनों को एक जैसे गेमेट्स यहाँ पे रिलीज करने पड़ेंगे। ये किस में होता है, इन द बोनी फिशेज एंड फ्रॉग वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कोई डिसएडवांटेज भी होगा। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि वो आउटसाइड मीडियम में है, तो ये एक्सट्रीमली वनरेबल है प्रीडेटर के लिए, यानी कोई भी प्रीडेटर जो है उनको एडल्टहुड से पहले ही क्या कर देगा, ईट कर लेगा या उनकी डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, तो ये होता है ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके फंजाई हो गए, हायर एनिमल्स हो गए, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर क्या होता है, जो सिनगेमी होती है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है, और इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एग फॉर्म हुआ है इनसाइड द फीमेल बॉडी, वहां पर आपके मेल गेमिट पहुंच के क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और ये क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जनरली मेल गेमिट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, फीमेल गेमिट जो वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे मेल गेमिट को क्या होगा, वहां पर पहुंचना होगा और फिर फीमेल गेमिट के साथ में फ्यूज करना होगा। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बट यहाँ पे जो एग्स के नंबर होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं एज कंपेयर टू जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थे उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है। सीड प्लांट के अंदर क्या होता है, वहां पर नॉन मोटाइल जो मेल गेमिट होते हैं वो फीमेल गेमिट के थ्रू पहुंचते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए होता लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका जाइगोट का फॉर्मेशन, एक होता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर जो जाइगोट होगा वो हमेशा यूनिवर्सल है, ये कि वो हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ऑलवेज डिप्लॉइड होगा। देखिए इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहा है वहां पे जो जाइगोट बनेगा वो इनसाइड द बॉडी बनेगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट। अब ये जो जाइगोट है वो तो बन चुका है, उसके बाद में जो फर्दर डेवलपमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जो हमने प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा था कि वहां पे अलग अलग हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, उस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो एनवायरमेंट कैसा है जहां पर वो जाइगोट हुआ है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है देखिए, इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, जो एल्गी और फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे जो जाइगोट डेवलप होता है, ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। तो वहां पर जो जाइगोट है वो अपने बाहर एक थिक वॉल को डेवलप कर रहता है जो कि डेसिकेशन और डैमेज से उसको रजिस्ट करती है। क्लियर है। जब तक इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ द रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता तब तक। क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी है जो आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वही वापस बता रहा है कि आपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में पढ़ी है। वहां पर जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी वहां पे जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर ज्यादातर क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन होती है। वाइटल इवेंट तो था फर्टिलाइजेशन, बट वाइटल लिंक की बात करें तो वो आपका जाइगोट है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी जो कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो वाइटल लिंक है वो है आपका जाइगोट। वाइटल इवेंट जो है वो है फर्टिलाइजेशन। और हर एक जो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनकी लाइफ स्टार्ट होती है केवल सिंगल सेल से, जिसको बोलते हैं जाइगोट। यानी जाइगोट आपका एक सिंगल सेल होता है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होगा। किससे होगा, जाइगोट से होगा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर दो चीजें होती है। जाइगोट सबसे पहले सेल डिवीजन करता है माइटोसिस के द्वारा, मियोसिस नहीं होगा, अब क्या होगा, माइटोसिस के द्वारा। फिर उसके बाद में होता है सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिवीजन तो आप समझते हो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल को बढ़ाया जाएगा, बट सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी वजह से जो सेल होता है उसके अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशन आते हैं और वहां पे वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर ऑर्गन बनाता है, और फिर वो ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। और ये हमने डिफरेंशिएशन वगैरह जो थे वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े थे, और सेल डिवीजन हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। अब एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ओविपेरस और एक वीवीपेरस। अब आप सिंपल समझ लीजिए, जो ओविपेरस किसको कहलाते हैं, ओविपेरस जो कि एग्स देते हैं। ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग्स देते हैं। देखिए इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल एंड लेड इन द सेल्फ प्लेस इन द एनवायरमेंट। वो एग्स देते हैं जिसको एक सेफ एनवायरमेंट के अंदर रख दिया जाता है, और उसके एग के बाहर एक कैल्केरियस सेल की कवरिंग होती है, और कुछ एक टाइम के बाद में इंक्यूबेटिंग यंग वंस हैच आउट, और वो जो यंग वंस होता है उस एग के अंदर वो बाहर आ जाता है। बट वीवीपेरस में क्या होता है, वीवीपेरस जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, वहां पे जो जाइगोट होता है वो यंग वन इनसाइड द बॉडी, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही जो वो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में एक पर्टिकुलर ग्रोथ आने के बाद में जो ये यंग वंस है उसको डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो आपका ओविपेरस है ओके वो बाहर एनवायरमेंट में है, जबकि वीवीपेरस की डेवलपमेंट अंदर हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है और प्रोटेक्शन होती है, किसके अंदर, वीवीपेरस के अंदर। तो इसलिए जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो वीवीपेरस के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू ओविपेरस। क्लियर हो गया,
ओके अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की। अब फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट होता है वो इनसाइड द ओव्यूल बनता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वहाँ पे जो सेपल, पेटल और जो स्टेमन होते हैं वो आपके फॉल ऑफ कर जाते हैं। बट अब बचता क्या है, वहाँ पर बचता है केवल और केवल पिस्टिल यानी जो फीमेल पार्ट है। अब उसमें जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में और जो ओव्यूल होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं सीड में। जो ओवेरी होती है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट के अंदर, वो बनाती है थिक वॉल पेरिकार्प। और ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, सीड को प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे देखिए जो P है, P मीन्स पेरिकार्प और S मीन्स सीड्स, यहाँ पे दिया हुआ है ए फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट, यहाँ पे S यानी सीड्स और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प P। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टिव पेरिकार्प ये सीड है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है। तो इस टाइप से डायग्राम दिए हुए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।